तनोतना सदाशिवम। ऊंच नीच और अस्पृश्यता, इस विषय को लेकर बहुत सारे लोगों ने पहले चर्चा की थी कि एक वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा चलो आज इस विषय पर भी चार शब्द कही लेते हैं। देखिए, भारतीय सिद्धांत बड़ा व्यावहारिक है, बड़ी सीधी सादी बात है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करिहिचित्। भावना से हाथी से लेकर चींटी तक सभी प्राणियों में हमेशा अद्वैत भाव होना चाहिए कि भाई सब में ईश्वर का तत्व है, सभी ब्रह्म का स्वरूप हैं और सभी में समान रूप की भावना रखनी है। किंतु क्रियाद्वैतम न करिचित, व्यावहारिक जगत में, क्रियात्मक जगत में अद्वैत की प्रवृत्ति किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। और यदि अद्वैत की प्रवृत्ति क्रिया जगत में होगी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो सामाजिक समता की बात होती है, तो दरअसल कहने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर व्यावहारिक जीवन में अगर हम समानता पर आ जाएंगे और उस समानता की परिभाषा पर आ जाएंगे जो समानता की परिभाषा आज दी जाती है, तो शासन प्रशासन समाप्त हो जाएगा, व्यावहारिक लेन देन समाप्त हो जाएगा, एक साथ उठना बैठना समाप्त हो जाएगा, एक ही घर में कत्ल हो जाएंगे, जाने कितनी अव्यवस्था हो जाएंगी। अब आपको लगता है कैसे हो जाएगा, तो मैं कुछ वानगी आपके सामने रखता हूँ। शासन प्रशासन के संदर्भ में चार वर्ग निर्धारित किए गए हैं। एक है अधिकारी, दूसरा है उस अधिकारी के नीचे काम करने वाला वर्ग जो तीन भागों में बटा हुआ है, जिसमें कुछ फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क करने वाले लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवा कार्य करते हैं, फाइल उठाकर यहाँ से वहाँ देना, पानी पिलाना सभी को, चाय पिलाना सभी को। तो इस तरह जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी यही चार वर्ग भेद हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तरह। तो जो अधिकारी बना है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो उच्च शिक्षित है, इसलिए वो अधिकारी बना है। तो जो फील्ड पर काम करने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो व्यवहार जगत के ज़्यादा अच्छे जानकार हैं, इसलिए वो इस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले शासित क्षेत्र को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, इसलिए वो फील्ड में काम करते हैं। क्षत्रिय कर्मा हैं, क्षेत्र में काम करते हैं तो क्षत्रिय कर्मा है। लिखा पढ़ी का काम करने वाले, संग्रहालय वगैरह देखने वाले, वस्तुओं को सुव्यवस्थित तरीके से रखने वाले लोग जो काम कर रहे हैं वो सब वैश्य कर्मा है। और जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो सभी दास कर्मा हैं, सेवा कर रहे हैं। अब सामाजिक समानता की जो परिभाषा आज दी जाती है कि भाई ब्राह्मण ही मंदिर में पूजा क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, एक दलित क्यों नहीं कर सकता, तो ठीक यही प्रश्न उस ऑफिस के संबंध में भी लग सकता है, उस प्रशासनिक स्थान के संबंध में ही लग सकता है कि भाई जिसको चाय पिलाने की नौकरी दी गई है वो चाय ही क्यों पिलाएगा, उसे अधिकारी वाले टेबल पर क्यों नहीं बैठाया जा सकता, उस अधिकारी को चाय की केतली क्यों नहीं पकड़ाई जा सकती। क्या ऐसा संभव है? इसी में छुपा हुआ है ऊंच नीच का भाव। क्या ये जो व्यवस्था है ये समान है? एक व्यक्ति जो शारीरिक श्रम नहीं करता वो अधिकारी बनकर बैठता है और सब पर अपना हुक्म चलाता है। किसी की हिम्मत है जो अधिकारी की बात का उल्लंघन कर जाए, और यदि कर जाएगा तो क्या होगा, दंड का पात्र होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या अधिकारी उस दास के द्वारा लाए गए गिलास से पानी पीता है कि नहीं पीता है? अस्पृश्यता तो यही है ना कि छूना नहीं। अब अस्पृश्यता के दो अर्थ हैं, एक तो किसी व्यक्ति विशेष को छूना नहीं है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा छुए गए
वस्तुओं का व्यवहार नहीं करना है। ये दो ही भाव हैं अस्पृश्यता में। तो ये जो सेवा कार्य कर रहा है ये शूद्र वर्ण है। तो पानी पिलाना, चाय पिलाना, तो चाय बनाना भी उसी का काम होगा, या वो खरीद के लाता है तो बाहर से वो लेकर आता है। क्या ये अस्पृश्य है? तो क्या वर्णाश्रम व्यवस्था में वो जो सेवा करने वाले शूद्रजन हैं वो पानी भी भरते होंगे, अनाज भी लाते होंगे, भाई घर का सारा काम वही करते होंगे, तो उनका भरा हुआ पानी ब्राह्मण यदि पीते थे तो वो अस्पृश्य कैसे हुए? तो ये जो अस्पृश्यता वाली बात है, पहली बात तो ये सिरे से ही अतर्क संगत है। दूसरी बात कि भाई वो जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है अधिकारी, अपने हाथ से वो कोई काम नहीं करता, वो सब पर हुक्म ही चलाता है। क्या वो अधिकारी उस ऑफिस में काम करने वाले 10 लोगों में, 50 लोगों में, 100 लोगों में सबसे सुपीरियर है कि नहीं है? और यदि उसे पानी पीने की इच्छा हो और साथ में ही किसी अन्य व्यक्ति को भी पानी पीने की इच्छा हो और जो सेवादार है वो पानी लेकर आ रहा है, तो पहले पानी किसे दिया जाएगा? किसी क्लर्क को पहले पानी दिया जाएगा या पहले उस ऑफिस में जाकर अधिकारी को पानी देना पड़ेगा? पानी पीने के लिए अधिकारी ऑफिस से बाहर आएगा या अधिकारी के टेबल पर पानी पहुंचाया जाएगा? व्यवहार में क्या होता है? तो ये तो बात है ऊंच नीच की। अब यहाँ पर वो अधिकारी ब्राह्मण पदस्थानीय है, वो उच्च शिक्षित है, वो कुछ भी काम नहीं करता, वो सिर्फ योग्यता के बल पर ही सब पर शासन करता है। लेकिन उस अधिकारी का स्थान कोई नहीं ले सकता, उस अधिकारी की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। वो अधिकारी ऑफिस में हो ना हो, उस ऑफिस का अपना एक संतुलन है, उस ऑफिस का अपना एक नियम कानून है। अधिकारी नहीं है तो भी उसकी कुर्सी पर बैठना अपराध माना जाता है कि नहीं? और यदि ये व्यवस्था मिटा दी जाए तो क्या होगा कि भाई किसी ऑफिस की इस व्यवस्था को यदि समानता में बदल दिया जाए कि भाई अधिकारी कर्मचारी सब एक के साथ उठते हों, बैठते हों, खाते हों, पीते हों, मौज मस्ती करते हों, कोई किसी से ये नहीं कह सकता है कि तुम ये काम करो, कोई किसी से ये नहीं कह सकता है कि तुम ये काम ना करो। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के बीच का भेद अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ऑफिस चलेगा? ये तो हो गई प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बात। अब बात आती है एक पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच नीच का सिस्टम। परिवार का जो मुखिया है वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। अब उसकी पत्नी भी हैं, लड़कियां भी हैं, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं। उसका अपना परिवार ही उसका एक संसार है। अब ये बताइए, उस संसार में 2 वर्ग हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्रियों में उसकी पत्नी है, उसकी बेटियां हैं, उसकी बहुएं हैं। पुरुषों में उसके पिता हो सकते हैं, उसके बेटे हो सकते हैं और फिर उसके पोते हो सकते हैं। अब इनमें आप जैसे भी वर्ग व्यवस्था का हिसाब किताब बना लीजिए। मेरा मतलब सिर्फ अनुशासनिक व्यवस्था तक। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित। तो जो मुखिया है वो सबको अलग अलग करके देखता है या अपने परिवार के सदस्यों की तरह देखता है? सभी के प्रति एक ही भाव रखता है कि नहीं कि भाई कपड़े खरीदने हैं तो सबके लिए समान रूप से, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो तुरंत उसके लिए दवाई आनी चाहिए। भोजन करते समय सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। लेकिन क्या व्यवहार का भी अद्वैत हो सकता है? भाव का अद्वैत तो सबके साथ है उस मुखिया का। पत्नी को बीमारी हो जाए तो भी वो दवा लाता है, बेटी को बीमारी हो जाए तो भी वो दवा लाता है, बहू को बीमारी हो जाए तो भी वो दवा लाता है। बहू को कुछ खाना है, बेटी को कुछ खाना है, पत्नी को कुछ खाना है, तो वो सबकी अलग अलग व्यवस्था करता है कि भाई सबकी इच्छाएं पूरी हों। ये तो है भाव का अद्वैत। वो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, सबके पालन पोषण में उसका समान भाव है। वो किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं देखता, छोटा बड़ा करके नहीं देखता। किंतु क्या क्रियाद्वैत भी हो सकता है? जो व्यवहार वो अपनी पत्नी के साथ करता है, क्या वही व्यवहार बेटी के साथ भी हो सकता है? क्या वही व्यवहार बहू के साथ भी हो सकता है? स्त्री और पुरुष एक समान हैं, ये जो मिथ्या तर्क चलता है, अगर इस पर उतर आए तो एक परिवार की अवस्था क्या होगी?
तो ये कह देना कि भाई ऊंच नीच, अरे भाई ऊंच नीच के बिना समाज कैसे चल सकता है? बिना ऊंच नीच के समाज हो ही नहीं सकता, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। फिर तो पत्नी बेटी और बहू के बीच कोई अंतर ही नहीं बचेगा। सब स्त्री सिर्फ भोग्या होगी, पुरुष सिर्फ भोगी होंगे। ये तो स्त्री पुरुषों के बीच हो जाएगा अगर समानता हो जाए तो। ये समानता आपको जानवरों में देखने को मिलती है। एक फीमेल कुत्ता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद दूसरे या तीसरे वर्ष में उसी कुत्ते के साथ अपना सांसारिक कृत्य करता है और उससे नए बच्चे होते हैं। तो क्या ऐसी समता चाहिए जो जंगल राज में परिणत हो जाए? अब रह गई बात अस्पृश्यता की। सीधी सी बात है, शुद्ध अस्पृश्य है ही नहीं। अस्पृश्य तो कुछ कर्म है जिनके आधार पर अस्पृश्यता है, तो वो कल भी कोई भी सहज व्यक्ति भी उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, आज भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। हाँ, वक्त के साथ परिस्थितियां बदली, वो कार्य ही खत्म हो गए। तो जो कार्य खत्म हो गए उनसे संबंधित जो लोग थे वो उस श्रेणी से स्वतः बाहर आ गए। अब इसमें जाति का संबंध कहां से है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति के आधार पर क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने जिस दिन नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी उस दिन से वो ब्राह्मण कर्मा हो गए थे। अब मुख्यमंत्री पद पर वो बैठे हैं, वो भिन्न बात है। मुख्यमंत्री पद पर जब वो नहीं थे, सिर्फ उस गोरक्षपीठ के महंत थे। कौन लखनऊ का वाजपेयी है जो वहाँ जाने के बाद योगी जी के पैर नहीं छूता था या फिर योगी जी को प्रणाम नहीं करता था? ये 20 बिस्वा, 35 बिस्वा, 40 बिस्वा, ये जो वंशावलियाँ हैं, अरे भाई इनका शास्त्रों से क्या लेना देना? कोई वंशावली 19वीं शताब्दी के पहले थी ही नहीं। सारी वंशावलियों का जो संग्रह और लेखन काल हुआ है वो सारा 19वीं शताब्दी में हुआ। बहुत हद तक अगर हम वंशावलियों का प्राचीन काल मान लें तो मुगल काल, और मुगल काल में जाति व्यवस्था का ये जो वंशावली लेखन हुआ है ये एक आपद धर्म था और एक अनिवार्य व्यवस्था थी जिसके कारण ही हम सुरक्षित रह पाए। यदि वंशावलियाँ ना होती तो हम सुरक्षित ही न होते। लेकिन वंशावली शास्त्रीय पक्ष नहीं है। वंशावली का हमारे धर्मशास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है। वंशावली सिर्फ एक आपद धर्म है और देश काल की परिस्थिति सापेक्ष व्यवस्था है, और सभी वंशावलियों के लेखक ब्राह्मण नहीं रहे हैं। इसलिए ऊंच नीच की जो व्यवस्था है इसको खत्म करने का मतलब है आप जंगल राज में जा रहे हैं। अस्पृश्यता की समस्या सभी पर समान रूप से लागू नहीं होती है। जिन जिन कार्यों के आधार पर अस्पृश्यता निर्धारित की गई थी वो कार्य ही धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पर जिन कार्यों के आधार पर अस्पृश्यता थी यदि वो आज भी हैं तो वो हम कहेंगे तो भी अस्पृश्य हैं, हम नहीं कहेंगे तो भी अस्पृश्य हैं। कोई यहाँ किसी मंच पर नारा लगा ले अस्पृश्यता को दूर भगाओ, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वो भी वही करता है जो कहा जाता है। इसलिए बड़ी दो टूक बात है। सनातन संस्कृति का जो सिद्धांत है वो व्यावहारिक सिद्धांत है, उसका उल्लंघन तीनों कालों में व्यावहारिक स्तर पर किया ही नहीं जा सकता है। मुझसे चाहे जो कोई चाहे जो कुछ बकले, तनोतना सदाशिवम।